तारापुर नाम के गांव में एक गरीबों की बस्ती हुआ करती थी। उस बस्ती में जो लोग रहते थे वे मजदूरी का काम या घर के छोटे मोटे काम किया करते थे। उन झोपड़ियों के बीच एक पुराना रेलवे ट्रैक हुआ करता था। उस बस्ती में किसी को कोई समस्या आती तो देवदत्त के पास जाते थे। देवदत्त उस बस्ती में सबसे बूढ़ा था। सबको अच्छी सलाह देकर समस्या का समाधान देता था। सबको वो बहुत पसंद था, लेकिन रेल के पटरी के बारे में जो वो कहता उससे कोई सहमत नहीं होता था। लोग एक बार मिलकर देवदत्त के पास गए। हमारे घरों के बीच ये रेलवे की पटरी क्यों है जी? हर चीज में आड़े आ जाती है। कई बार तो बच्चे खेलते खेलते इस पटरी से ठोकर खा के नीचे गिर जाते हैं। उसे निकालकर अगर इस लोहे को बेच दिए तो बहुत पैसे मिलेंगे, वो फिर हम किसी काम पर उपयोग भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं कभी राजी नहीं होऊंगा। ये पटरी के वजह से हमारे एक दिन भाग्य खुलेंगे। हर दिन भगवान मेरे सपने में आकर यही बात कहते हैं, हमारे अच्छाई से हम जिस दिन किसी और की मदद करेंगे ये पटरी हमारी किस्मत खोलेगी। अब भले ही कितनी परेशानी क्यों न हो, इस पटरी को निकालने के लिए मैं कभी राजी नहीं होऊंगा। ये बूढ़ा एक और उसका एक सपना कितने सालों से सुनते ही आ रहे हैं। ये लोहे को जंग लग जाएगा और किसी का काम का नहीं रहेगा। इसका कुछ और हो ही नहीं सकता, सोचा। ये अच्छाई, दूसरों की मदद करना, ये सब सुनने के लिए अच्छा लगता है। हम सब मजदूर हैं, दूसरों पर आधारित होकर तो हम जीते हैं। किसी दिन काम नहीं मिला तो उस दिन तो हमें खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसे में हम किसी और की मदद करें, ऐसे संभव होगा? वो सब कभी नहीं होगा दादा। कब किसको कैसा दिन मिलेगा कोई बता नहीं सकते। किसी की मदद करने का मतलब सिर्फ पैसों से करना ही नहीं होता। हमारी अच्छाई ही हमें बचाएगी। भगवान हमारी परीक्षा लेंगे, तब हम अच्छे रहे तो जरूर अच्छा होगा। मेरी बात का यकीन करो। सब चिढ़ते हुए वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद देश में एक बीमारी फैलने लगी। गरीब अमीर में कोई अंतर नहीं था और सब उससे भुगतकर अपनी जान खोने लगे। पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया। लोग अपने अपने घरों में रहने लगे। तारापुर बस्ती वालों को और तकलीफ हो रही थी। किसी को कोई काम ही नहीं मिला। खाने के लिए कुछ नहीं कर पाए तो भूख से लड़ रहे थे। किसी के घर में थोड़ा बहुत कुछ होता तो सब मिलकर उसे खा लेते थे। उस बस्ती में चंपा एक बड़े से व्यापारी के घर खाना बनाने का काम करती थी। उसे पता चला कि जिस घर में वो काम करती है वो उस बीमारी से पीड़ित है। वो तुरंत उनके घर खाना बनाने के लिए निकल गई। उसका पति उसे रोककर, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? वो मामूली रोग नहीं है, जान लेने वाली महामारी है। वो सब तो पैसे वाले हैं, बीमार पड़ गए तो लाखों रुपए खर्च करके इलाज करवा लेते हैं। वही हम जैसे लोगों को हुआ तो हम तो अस्पताल भी नहीं जा सकते। सोचो इस बारे में। इसमें सोचने की क्या बात है जी? मैं कई सालों से उनके घर काम करती आ रही हूँ। उनके घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। उन्हें मैं जब तक खाना नहीं खिलाती वो खाते ही नहीं। ऐसे दुखी समय में मैं उन्हें कैसे छोड़ूं? मैं जा रही हूँ, कहकर वहाँ से चली गई। उसी बस्ती में शिवा इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। जहाँ वो काम करता था उस दुकान के मालिक को भी ये रोग आ गया था। उनके घर शॉर्ट सर्किट होकर बिजली बंद हो गई थी। उस बात को जानकर शिवा 1 मिनट भी बिना सोचे अपने मालिक के घर जाकर जरूरी रिपेयर करके करंट लगाया। और दूसरी जरूरतों को जानकर उनके लिए राशन सब्जी भी लाकर दिया। उसी बस्ती में राजू प्लम्बिंग का काम करता था। उसके मालिक के घर पर भी सभी को यही रोग हुआ था। उनके घर पर किचन में पाइप खराब हो गया और पूरे घर में पानी भर गया था। राजू तुरंत उनके घर जाकर जरूरी मरम्मत करके उनके लिए दवाई और किराना लाकर दिया। अजित टैक्सी चलाता था। उसका मालिक इस रोग के कारण मर गया था। अंतिम क्रियाक्रम को करने के लिए उनके कोई जान पहचान वाले भी आगे नहीं आए। अजित अपने मालिक के परिवार की मदद करने के लिए निकल पड़ा। अरे अजित, जरा सोचो, उनके परिवार वाले ही आगे नहीं आए तो तुम क्यों अपने प्राण संकट में डालना चाहते हो? कई सालों से उनके पास ड्राइवर की तौर पर काम किया है। मुझे टैक्सी वही दिलवाए। अब ऐसे समय में मैं उनके परिवार वालों की मदद नहीं किया तो मेरे जीने का ही कोई फायदा नहीं है, कहकर चला गया। तारापुर बस्ती में सारे लोगों को एक बात समझ आ गई। जो देवदत्त कहते थे वो सत्य था। किसका समय कब और कैसे बदलता है किसी को नहीं पता।
किसी और पर आधारित होकर जी रहे हैं, ये मानने वाले किसी और की सहायता करने लगे। इस तरह जो भी वे कर सकते थे उन सब ने वो मदद की। एक दिन सुबह एक छोटी सी बच्ची देवदत्त के घर आई। दादा दादा जल्दी बाहर आइए। देवदत्त बाहर आती दंग रहकर देखने लगा। तारापुर बस्ती के बीच जो रेल की पटरी थी उसमें एक मनी ट्रेन आकर रुकी। उसमें से पैसे, सोने के जेवर सब बाहर आने लगे। सब उसके इर्द गिर्द फैलकर आश्चर्य से देखने लगे। इतने में उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी। तुम सब लोगों ने निस्वार्थ होकर सबकी मदद की, ये तुम लोगों का बहुमान है। देखा, जो मैं कह रहा था वो बात सच हो गई। कितने सालों से जो मैं सपना देख रहा था वो सच हो गया। सब उसका नमस्कार किए। बस्ती के सारे लोग उस मनी ट्रेन में मिले पैसों से अमीर बन गए। झोपड़ी की जगह अच्छे घर बनवाने लगे। उनके नसीब को चमकाने वाली रेल की पटरी को वैसा का वैसा ही रखे। हर सुबह उसकी पूजा करते थे। चाइना से आई एक बीमारी देश को परेशान करते हुए पूरा 1 साल बीत गया। लोग अब सोचे कि बीमारी का हल मिल गया और चैन की सांस लेना चाहते थे कि तभी वो बीमारी अपना रूप बदलकर फिर से लौट आई। सारे लोग बीमारी की वजह से भर भर कर अस्पताल में दाखिल होने लगे। धनवान लोग महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे और गरीब मध्यवर्गीय के लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लगे। चित्रकूट नाम के गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल में सारे बेड्स भर गए थे। पेशेंट्स ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत तकलीफ उठा रहे थे। वो हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर सतीश कुमार ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रक का इंतजार कर रहा था। वो सिलेंडर से भरा ट्रक गांव के किनारे पर आकर रुक गया। कुछ लोग आकर उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को दूसरे ट्रक में भरे। इस तरह वे ऑक्सीजन सिलेंडर को एक बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंचाए। वो खाली ट्रक घूमकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर सतीश ड्राइवर से, ये क्या भाई, खाली ट्रक लेकर आए? ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहाँ हैं? वहाँ लोग सांस नहीं ले पाने के कारण दम तोड़ रहे हैं। शहर में सरकारी गोदाम गया था सर, बहुत इंतजार करने के बाद बोले स्टॉक नहीं है, जाओ। वैसे इन गरीब के लिए आप क्यों इतना फिक्र कर रहे हो? वे लोग गए तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। मीडिया वाले भी बड़े बड़े लोग मरे तो बड़े खबर मिलते हैं ये सोचकर प्राइवेट हॉस्पिटल ही कवर करते हैं। इसलिए आप परेशान मत होइए, वे मरे तो सिर्फ इनका लाश म्युनिसिपालिटी लोगों को दे दीजिए बस। सतीश उसे एक चांटा मारा। रे, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी नजर में जिंदगी जिंदगी होती है, वो चाहे किसी की भी हो। गरीब अमीर से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे धंधे के बारे में मुझे पता चल गया है रे। किसी एक दिन मैं तुम्हें पकड़वा कर जेल भिजवाऊंगा, देखना। यूं कहकर अंदर चले गया। सतीश उन पेशेंट्स को कैसे बचाए समझ नहीं पाया तो वो बहुत दुखी हुआ। उस गाँव में शांताबाई नाम की औरत अपने बेटे मन्नू के साथ रहती थी। शांताबाई म्युनिसिपालिटी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पर काम करती थी। वो हर दिन सड़क के दोनों तरफ पौधे लगाना और उन पौधों को पानी डालने वाला काम करती थी। एक दिन शांताबाई तेज बुखार और सर्दी से बीमार पड़ गई। उसे महक या स्वाद भी आना बंद हो गया था। तुरंत मन्नू मास्क ग्लव्स पहनकर उसे सरकारी अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर सतीश उसे एक बेड पर लेटाया। उसकी जांच करके मन्नू से, तुम्हारी माँ को सांस नहीं आ रही है, मैं दवाई देकर रात तक मैनेज कर सकता हूँ। कल तक किसी भी तरह उन्हें ऑक्सीजन नहीं दिया तो जीना मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं, ये बाकी के पेशेंट्स की परिस्थिति भी वैसे ही है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, हमारे गाँव तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं पहुँच रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ करो। मन्नू क्या करे समझ नहीं पाया और उसे डर के मारे पसीने आ रहे थे। मन्नू उस रात अस्पताल के आगे मौजूद एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। हे भगवान, मेरी माँ को किसी तरह बचाओ, यूं प्रार्थना कर रहा था। इतने में उस पेड़ पर एक चेहरा बन गया। बेटा मन्नू, रोना बंद करो बेटा। मन्नू आश्चर्य से खड़ा हो गया। मैं मायावी पेड़ हूँ, मेरे नीचे बैठकर हर दिन कोई ना कोई रोते ही रहता है, लेकिन मैं कभी प्रकट नहीं हुई। मुझे रोने और लोगों की परेशानी की आदत हो गई है, लेकिन तुम्हारी माँ
अब तक कई सारे लोगों को स्वच्छ हवा पहुंचाई है। अनजाने में वो बहुत पुण्य कमा चुकी है। उनके जीवन के लिए आज ऑक्सीजन नहीं मिला ये जानकर मुझे बहुत दुख पहुंचा। इसीलिए मैं तुम्हें एक मायावी ऑक्सीजन सिलेंडर दे रही हूँ। वो सिलेंडर की मदद से तुम्हारी माँ के साथ साथ दूसरों को भी मदद करो। तुरंत उस पेड़ के आगे एक बड़ा सा ऑक्सीजन सिलेंडर प्रकट हुआ। वो पेड़ के मुंह से उस सिलेंडर तक एक पाइप जुड़ गया। वो पेड़ अपने मुंह से उस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी। मन्नू वो पेड़ को नमस्कार किया। तुरंत जाकर डॉक्टर सतीश को ये बात बताया। सतीश उस सिलेंडर को अस्पताल में रखवाया। वो सिलेंडर से कई सारे पाइप्स पेशेंट्स के बेड तक गए। सतीश उन सबको उन पाइप से ऑक्सीजन देने लगा। 4-5 दिन में शांताबाई के साथ साथ बाकी के पेशेंट्स को भी बचा लिया। सब डॉक्टर को शुक्रिया अदा किए। आपको शुक्रिया अदा मुझे नहीं करना चाहिए। आप लोग आज इस लड़के के कारण जिंदा हैं। उसके साफ दिल और शांताबाई के किए अच्छे काम की वजह से आज मायावी ऑक्सीजन सिलेंडर हमें मिला है। सब लोग मन्नू शांताबाई का शुक्रिया अदा करते हुए नमस्कार किए। इस तरह मन्नू शांताबाई वो पेड़ के सहारे उस सिलेंडर को भरवाए। आसपास के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती तो वो उसे वहां ले जाते थे। इस तरह उनके कारण कई सारे प्राण बच गए। एक बार चित्रकूट के सरकारी अस्पताल में रतन अपने बेटी को लेकर जल्दबाजी में आया। डॉक्टर, मेरे बेटी को सांस नहीं आ रही है, कुछ कीजिए डॉक्टर। क्या बात कर रहे हो रतन? इस गांव तक आने वाले सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को तुम ही बेच रहे हो ना? तो इस अस्पताल में तुम्हें ऑक्सीजन कहां से मिलेगा सोच रहे हो? और वैसे भी अब अच्छा कमा रहे हो ना? जाओ जाकर शहर के प्राइवेट अस्पताल में ज्वाइन करवाओ। सर, मैं सिर्फ कुछ हजारों की लालच में आकर ऑक्सीजन सिलेंडर को बड़े बड़े दलालों को बेचा है सर। वे उनसे लाखों कमाए। प्राइवेट अस्पताल में लाखों लाख खर्च होते हैं सर। मुझ में उतनी क्षमता नहीं है। आप किसी तरह मेरी बेटी को बचाइए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। सतीश तुरंत शांताबाई को फोन किया। मन्नू शांताबाई उस मायावी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर वहां आए। वो लड़की को तुरंत ऑक्सीजन दिए। वो लड़की की हालत ठीक होने लगी। रतन उन सबको नमस्कार किया। फिर रतन के दिए इंफॉर्मेशन से ऑक्सीजन सिलेंडर के दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो बीमारी देश से जाने के बाद गवर्नर शांताबाई मन्नू को अवार्ड देकर उनका सत्कार किए।